क्या मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं बेटा? आई होप जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं। ओके, वेरी गुड यथार्थ, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा आप? चलिए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं। चैप्टर थर्ड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा। और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके थे उसके थोड़ा सा शॉर्ट समरी में यहाँ लिख देता हूं, उसके बाद अपने चैप्टर को कंटिन्यू करता हूं। इस चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा, एक तो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इसका मतलब हमने जाना। और इसके मतलब में हमने सीखा कि जब भी चेंज इन पार्टनरशिप डीड होगा, चेंज इन पार्टनरशिप डीड होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये किसी भी कारण से हो सकता है चेंज। ये चेंज आ सकता है यदि उनके लाभ हानि अनुपात बदल जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए, इफ any new partner is taking admission in the firm, if any existing partner is taking retirement, if any partner met with death, or there is a amalgamation between two firms, that is to be known as reconstitution of a firm. चेंज इन पार्टनरशिप डीड होता है, मैंने कारण बता दिए। कई बार आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, कॉजेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन के कारण पता लग गए होंगे क्या होते हैं। फिर भी एक बार शॉर्ट में डाल देता हूं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, admission of a new partner, and thereafter death या retirement of an existing partner and amalgamation. These are the causes for reconstitution. बताइए एक बार, बोर्ड विजिबल है सभी को? एक मैसेज छोड़ दीजिए प्लीज, क्या बोर्ड पे विजिबिलिटी है या अक्सर थोड़े बड़े लिखूं? चलिए दूसरा पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किया था, हाउ टू कैलकुलेट गेन एंड सैक्रिफाइस रेशियो। और उसको हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा था। और वो एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था कि अगर मान लीजिए दो पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशो दे रखा है, या तीन पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशो दे रखा है 2:1, टोटल इज 5, एंड न्यू रेशो इज 4:3:3, दैट इज 10। तो हमने बताया था कि आप इन बेस को बराबर कर लें, तो 5 की टेबल में 10 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हमारे पास ओल्ड रेशो जो है क्या बन जाएगा? यहां पर ये बन जाएगा 4:4:1:2 इज इक्वल टू 10। न्यू रेशो हमारा गिवन ही है 4:3:3 इज इक्वल टू 10। इसके बेस पे हमने कैलकुलेट किया था गेनिंग सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं। 10 में से 4 रुपए ले रहा है, अब 10 में से 4 रुपए ले रहा है, ना तो ये गेन कर रहा ना ये सैक्रिफाइस कर रहा। ये 10 में से 4 लेता था, आज 3 लेगा, तो 1/10 ये सैक्रिफाइस करके चलेंगे। उसके बाद ये 10 में से 2 ले रहा था, आज 3 लेगा, तो 1/10 ये गेन करके चलेंगे। यहां तक हमने क्वेश्चन को समझ लिया था, क्वेश्चन को कर भी लिया था। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग बात करेंगे बेटा वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के अलग अलग वैल्यूएशन मेथड कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा खास टॉपिक है और इसमें हम 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां के बाद हमारा जो आज टॉपिक है उसमें हम बात करते हैं मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर मैं गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स के बारे में बात करूं तो हमारे पास 3 मेथड है बेटा। सबसे पहला मेथड
एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में बेटा हम दो पार्ट डिस्कस करते हैं, एक ए और एक छोटा बी। फिर से लिखता हूं मैं, जिसका नाम है एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड वन मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी हम दो मेथड डिस्कस करेंगे, एक रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इवन दो हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, जब हमारा कैमरा साफ नहीं था, तो मैंने आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड करा दिया था, सुपर प्रॉफिट मेथड करा दिया था, लेकिन मैं आज इनको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि बाकी बच्चे भी इसको समझ सकें। और उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ जो है इसके नोट्स बना लेंगे। बेसिकली मैं पहले डिस्कस करूंगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं, फिर वन बाय वन इन तीनों मेथड्स के मैं क्वेश्चन सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो हार्डली जो है 1 से सवा घंटा ये क्लास चलेगी, तो उस दौरान प्लीज आप स्टे कनेक्टेड एंड गिव द रिस्पॉन्सेज इफ यू आर लाइकिंग दिस वन, कि आपको ये अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक बटन को भी हिट कर सकते हैं, गिव योर इंप्रेशंस। ओके, चलिए पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में यदि बात करूं तो सबसे पहले समझिए कि एवरेज प्रॉफिट है क्या। आप लोगों ने प्लस वन में स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ी ही है सभी ने, और स्टैटिस्टिक्स में एक पोर्शन पढ़ा था, उस पोर्शन का नाम था सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसीज में बेटा आप लोग एवरेजेस निकालना सीखते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो ये बेसिकली एक मीन है। मीन किस चीज का, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है प्रॉफिट के लिए, उन प्रॉफिट्स को जोड़िए और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए, ताकि हमारे पास क्या निकल कर आए, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट जो है बेसिकली बेटा कई तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। सिंपल मेथड तो यही है कि सारे प्रॉफिट जितने भी साल के दिए हैं जोड़ें, डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं, और एडजस्टमेंट यदि गिवन हो तो हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने से भी पहले क्या निकालना होता है, एक्चुअल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के बाद हम चलते हैं एवरेज प्रॉफिट पर। देयर आफ्टर हम देखते हैं गुडविल की वैल्यूएशन। तो इसमें मैं दोनों मेथड आप लोगों को डिस्कस करूंगा, इसके स्टेप देखते हैं कैसे करते हैं। तो अगर आपकी परमिशन हो तो इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन में एक बार रब कर देता हूं, और पहले वाले मेथड से स्टार्ट कर देता हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बताइए, रब कर दूं? हाँ सर कर दो। ओके, चलिए देखिएगा, सबसे पहला मेथड सीखते हैं हम लोग आज, दैट इज टू बी नोन एज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड इसका नाम क्यों रखा हमने, सुपर प्रॉफिट मेथड का नाम सुपर प्रॉफिट क्यों रखा? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी किसी फर्म में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं, तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए होता है। तो वो बेस जो है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड बताता है कि वो एवरेज प्रॉफिट माना जाए। एवरेज प्रॉफिट क्यों माना जाए? क्योंकि किसी भी फर्म में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब की जाती है, तो ये देखा जाता है कि पास्ट ईयर्स में फर्म ने कितने प्रॉफिट्स या कितने लॉसेस कमाए, उनको अगर एवरेज कर दिया जाए, और जो संख्या निकल कर आएगी, जो नंबर निकल कर आएगा, क्या उतने ही प्रॉफिट फर्म आने वाले समय में कमा सकती है कि नहीं कमा सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेशंस लगाने के लिए, ऐसा जो है ना हम एस्टिमेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में यूज कर रहा हूं कब, when there is no adjustment, when there is no
एडजस्टमेंट, जब कोई एडजस्टमेंट मुझे गिवन ना हो, आप इसको सिंपल मेथड के नाम से भी बुला सकते हैं, ये सिंपल मेथड है, या सिंपल मेथड के में एक केस है जब एडजस्टमेंट मुझे गिवन नहीं है। अगर मुझे एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कौन कौन से स्टेप फॉलो करूंगा? स्टेप नंबर 1 रहेगा मेरा कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। जब एडजस्टमेंट ही नहीं है तो डायरेक्ट मैं क्या निकाल लूंगा, एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? सम ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस गिवन डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स। कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, लॉसेस दे रखे हैं, उनसे डिवाइड कर देंगे। सपोज करिए 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 हम कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या रहेगा हमारा, डायरेक्टली हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू जो एवरेज प्रॉफिट आप लोगों ने निकाला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर परचेज से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे सामने निकल कर आएगी गुडविल नोट नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस वर्ड हम यूज करते हैं, तो ये बताता है कि जो एवरेज प्रॉफिट आप लोगों ने निकाले हैं आने वाले समय में वो फर्म कितना प्रॉफिट कमाएगी, क्या वो इस एवरेज प्रॉफिट को इतने नंबर ऑफ ईयर परचेज तक कमाने में सक्षम रहेगी कि नहीं रहेगी। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट 50,000 रुपए आया, तो पार्टनरशिप फर्म क्या वो 50,000 रुपए प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज यदि 2 साल दिए हैं तो क्या 2 साल तक आने वाले समय में कमा पाएगी, या 2.5 साल दिए हैं या 3 साल दिए हैं तो क्या इतने समय तक वो प्रॉफिट कमा पाएगी कि नहीं कमा पाएगी, इस बारे में बताता है। तो इसलिए हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं ताकि गुडविल की कैलकुलेशन हो जाए। तो नोट जो था नंबर ऑफ ईयर परचेज का वो यही है, इट स्टेट्स दैट एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स, कि भविष्य में फर्म कितना प्रॉफिट कमाएगी या नहीं कमा पाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट वे अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन देयर इज नो एडजस्टमेंट इज गिवन, जब कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। सेकंड वे देखते हैं, व्हेन देयर इज एडजस्टमेंट इज गिवन, व्हेन देयर आर एडजस्टमेंट्स, व्हेन देयर आर एडजस्टमेंट्स आर गिवन, हियर वर्ड एडजस्टमेंट स्टैंडिंग फॉर कुछ ऐसे आइटम्स बेटा जिनको हमने या तो डेबिट कर लिया या क्रेडिट कर लिया, या डेबिट करना भूल गए या क्रेडिट करना भूल गए, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट गलत हो गए, या तो प्रॉफिट ज्यादा हो गए या प्रॉफिट कम हो गए, या प्रॉफिट हमने लिखे ही नहीं तो उसकी, या खर्चे हमने लिखे ही नहीं तो उसके कारण अननेसेसरी प्रॉफिट बढ़ गए। तो ऐसी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो बेसिकली 4 एडजस्टमेंट है हमारे पास, उन 4 एडजस्टमेंट के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो व्हेन देयर आर एडजस्टमेंट्स आर गिवन, तो उस कंडीशन में हम कैसे स्टेप्स लगाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 आप नोट करेंगे, नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहिए ताकि आपको बाद में समस्या ना आए। इवन दो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा लेकिन फिर भी अपने हाथ से नोट बनाइए ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए। स्टेप नंबर 1 में आप ध्यान रखें, जब भी एडजस्टमेंट होगी तो कैलकुलेट किया जाएगा। क्या कैलकुलेट किया जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट। सबसे पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालेंगे फर्म के, और एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालने के लिए बेटा हम इस टेबल का यूज कर लेंगे, जो मैं टेबल आपको समझाने की कोशिश में लगा हूं। देखिए इस टेबल को समझने की कोशिश करिएगा। ये टेबल बड़ी छोटी सी है। मान लीजिए हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं या 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं। 4 साल के प्रॉफिट हमें गिवन है, और उस टेबल में मैं लिख देता हूं, यहां लिखा है टेबल कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। ये पार्टिकुलर्स का कॉलम आपका, आप इनको बहुत खूब ही जानते हैं, +1 में बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है। यहां ईयर लिख देंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। 4 साल के प्रॉफिट मुझे गिवन है, हो सकता है लॉस भी हो लेकिन प्रॉफिट्स मान लेता हूं गिवन है। नॉर्मली बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर डिपेंड करता है, जिसका पर्पज यही होता है कि हम प्रॉफिट ही कमाएंगे, लॉस नहीं कमाएंगे। तो चलिए यहाँ पहला ईयर का प्रॉफिट है तो यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट्स गिवन।
जितने भी आपको प्रॉफिट्स दिए हैं उनको लिखिए। अब आइए जो 4 एडजस्टमेंट मैं कहना चाहता हूं बेटा, उसमें 2 एडजस्टमेंट हम प्लस करते हैं और 2 एडजस्टमेंट हम माइनस करते हैं। लॉजिकली बात करूंगा, अनलॉजिकल कोई बात नहीं होगी, आपको समझ में आना जरूरी है। पहला पॉइंट, अब नॉर्मल लॉसेस या एक्सपेंसेस अगर है तो उनको बेटा प्लस करेंगे। वो जिस भी ईयर से रिलेटेड है उस ईयर में प्लस कर देना। मैं फिलहाल चारों साल में लिख रहा हूं, लेकिन आप केवल उस ईयर में प्लस करेंगे जिस साल से वो रिलेटेड है। दूसरा, अब नॉर्मल लॉस के साथ अब नॉर्मल इनकम भी होती है। अब नॉर्मल इनकम अगर है तो उसको आप माइनस करेंगे जिस भी ईयर से रिलेटेड है। तीसरा, नॉर्मल एक्सपेंस या लॉस, ये बेटा माइनस करेंगे जिस भी ईयर से रिलेटेड है। उसके बाद नॉर्मल इनकम या गेन प्लस करेंगे जिस भी ईयर से रिलेटेड है। बेटा ये 4 आइटम ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे तो मेरे पास निकल कर आएगा एक्चुअल प्रॉफिट। अब मन में क्वेश्चन उठ रहा है सर कि इनको ऐड या लेस क्यों करें? तो देखिए, अबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं बेसिकली, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो अबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है दैट इज लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। ये तो एग्जांपल है, इनका मतलब है कि वो लॉसेस जो बिजनेस की रैकरिंग एक्टिविटीज के नहीं है, जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट तौर पे बिजनेस से रिलेटेड है और बिजनेस में नॉन रैकरिंग एक्टिविटीज की वजह से ऐसा हुआ। तो ऐसे लॉसेस जो हैं अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं बिजनेस के, जो बिजनेस चाहता नहीं है लेकिन हो गए तो उसकी वजह से हमने क्या किया होगा, याद आ रहा हो तो +1 में मैंने एक एडजस्टमेंट सिखाई थी, लॉस बाय फैट, फायर, एक्सीडेंट एंड थेफ्ट की। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको जो है हम परचेजेस में से माइनस कर देते हैं और जो लॉस होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देते हैं, टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट। तो उस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है बेटा, कम। तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा और जो कि अननेसेसरीली हमने कम कर दिया, होना नहीं चाहिए था, तो हम इसको प्लस कर देते हैं। दूसरी बात, अब नॉर्मल इनकम। अब नॉर्मल इनकम का मतलब वो इनकम जो बिजनेस की रैकरिंग एक्टिविटी से नहीं हुई, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक नॉन रैकरिंग इनकम का एग्जांपल हुआ। तो ऐसी इनकम जो बिजनेस की रैकरिंग एक्टिविटी की नहीं है तो वो बिजनेस में नहीं जोड़नी चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं केवल उन प्रॉफिट्स को निकालने की बात कर रहे हैं जिनके आधार पर हमें गुडविल चाहिए, और गुडविल हम बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट के आधार पर निकालते हैं जो बिजनेस में एक्चुअली कमाए हैं, नॉट फ्रॉम द नॉन रैकरिंग एक्टिविटीज, ओनली फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो वो मैं प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूं, तो ये इनकम भी मैंने जोड़ दी होगी। अगर ये इनकम जोड़ दी होगी तो उसको क्या कर दूं बेटा, माइनस कर दूं, और माइनस कर देंगे तो उस ईयर में से जिससे वो रिलेटेड है। नेक्स्ट है नॉर्मल एक्सपेंस या लॉस। अगर मैं बात करूं सैलरी ऑफ द पार्टनर्स या रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स या इंश्योरेंस एक्सपेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि गुड्स के लिए करवाना है और अब तक आपने लिखे नहीं है या आपने करवाए नहीं थे और बिजनेस में कहा गया कि दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी डन, ये होने चाहिए, हमारे होने चाहिए, तो इन खर्चों को हम रिकॉर्ड करके चलेंगे और रिकॉर्ड करके चलेंगे तो ये हर साल में से घट जाएंगे क्योंकि ये आने वाले समय में एक्सपेक्टेड रहेंगे हमारे। दूसरा, नॉर्मल इनकम और गेन। अगर बिजनेस में कोई नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल गेन है, तो वो बिजनेस की इनकम का पार्ट होता है और हमने अगर जोड़ा नहीं है तो उसको जोड़कर चलें ताकि हमारे पास क्या निकल कर आ जाए बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट्स निकल कर आ जाए। अब जो एक्चुअल प्रॉफिट्स आएंगे उनको आप यहां लिख लें, ये आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं। ये स्टेप नंबर 1 रहेगा अंडर दिस मेथड कि कैसे हम गुडविल की कैलकुलेशन करके चलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर 2 मैं लिख देता हूं। स्टेप नंबर 2 देखिए क्या है। स्टेप नंबर 2, अब इसके बाद आपको करना क्या है बेटा, फॉलो द सिंपल मेथड, एवरेज प्रॉफिट निकालिए। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द सेम, सम ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स, जो भी एक्चुअल प्रॉफिट्स आपने निकाले हैं उनको जोड़िए, डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, इससे डिवाइड करिए, आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और स्टेप नंबर 3 हमारा रहेगा इसके लिए, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज। बेटा आपको शायद दिखाई दे रहा होगा ये मैंने क्या लिखा है, आप देखिए जरा, नंबर ऑफ ईयर परचेजेज।
इससे आपकी जो गुडविल आपकी कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगी। चलिए बताइए क्या कि आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज योर सेकंड कंडीशन। पहली में तो मैंने बताया था एडजस्टमेंट नहीं है, बड़ा सिंपल तरीके से काम किया। दूसरी में मैंने बताया एडजस्टमेंट्स हैं, तो हम गुडविल कैसे निकालेंगे? पहले टेबल बनाएंगे जिसमें एक्चुअल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन होगी, फिर उसके ब्याज पर हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर हम गुडविल की कैलकुलेशन करके चलेंगे। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब चलते हैं इसमें दूसरे पॉइंट पर। मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड है। दीज आर द पार्ट ऑफ सिंपल मेथड्स। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नहीं है। अब ऐसे ही हम किस में कर सकते हैं? जब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड दे रखे हो, जब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड दे रखा हो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, तो वहां गुडविल कैसे निकालेंगे? अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको बाद में देखने में दिक्कत ना आए। अगर आपने स्क्रीन शेयर ले लिया है तो चलिए मैं इस टेबल को रब नहीं करूंगा, ये आप हमारे लिए फिर यूजफुल होगी, हम इसको यूज करेंगे। आप इस टेबल को मैं रब नहीं करूंगा, यहां लिख देता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग यूज क्यों करते हैं, रीजन जाने पहले इसके बारे में फिर देखेंगे कि कैसे यूज किया जाएगा। जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में मैं बात करता हूं तो आप समझिए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो हम क्या लेकर चल रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट थोड़ा सा नजदीक आ जाए और हम उसकी एक्चुअल कैलकुलेशन कर सकें। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं बेटा? हम वेट्स असाइन कर देते हैं एज पर द ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट्स आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में मिलते हैं या डिक्रीजिंग ट्रेंड में मिलते हैं। और हम करते क्या है, जो अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो सबसे जो पहला साल का प्रॉफिट होता है उसको सबसे कम वेट असाइन करते हैं, और सबसे जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसको सबसे ज्यादा वेट असाइन करते हैं। क्यों? ताकि हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनकी और ज्यादा स्टिकनेस पता लग सके, ज्यादा अच्छे से हम उसको समझ सकें। और उसके आधार पर हम लोग जब इस मेथड को फॉलो करते हैं तो हमारे स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं बेटा, नॉर्मली एडजस्टमेंट्स आपको इसमें गिवन होती हैं। एडजस्टमेंट गिवन नहीं हो तो बड़ा सिंपल है। एडजस्टमेंट गिवन नहीं हो तो बड़ा सिंपल है, जो प्रॉफिट दे रखे हैं उसको हम थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि अगर एडजस्टमेंट गिवन हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा इसके लिए यही कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करनी है। और एक्चुअल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? वो इस मेथड से की जाएगी जो मेथड आपके सामने गिवन है। इस मेथड में हम यही निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट्स। फिर स्टेप नंबर 2 हम लगाएंगे। स्टेप नंबर 2 हमें क्या बताएगा इसके अंदर? स्टेप नंबर 2 हमें बताएगा बेटा कि आपके पास जो एक्चुअल प्रॉफिट आए हैं उनको आप वेट से मल्टीप्लाई करें। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर लिखिएगा वेट्स, यहां लिखिएगा एक्चुअल प्रॉफिट्स जो हमने निकाले, यहां लिखिएगा इनकी प्रोडक्ट। ये वेट्स हो गए बेटा ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर। वेट्स 1 2 3 4। सर वेट्स क्या गिवन होंगे? हाँ बेटा वेट्स गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट्स आपको निकालने आने चाहिए बस। इससे एक्चुअल प्रॉफिट आपने जो निकाले हैं वो यहां लिख लीजिए, वेटेड वेट्स इनटू एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट आ जाएगी और इसको बोलेंगे वेटेड प्रॉफिट। और वेटेड प्रॉफिट जो आएगा उसको हम सामने लिख देंगे यहां पर, ये हमारे वेटेड प्रॉफिट होंगे। फिर उसके बाद करना क्या है, आप सम ऑफ वेट्स कर दीजिए यहां पर, सम ऑफ वेट्स, जैसे कि इसका वेट का जोड़ आ रहा है 10, और यहां पर भी आप कर दीजिए सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स जोड़ दीजिए इसको। दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2 अंडर द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 3 की, वो मैं यहां लिख रहा हूं, आप जरा ध्यान दें। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा? स्टेप नंबर 3 बनेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वैप। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है बेटा?
सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडिंग बाय सम ऑफ वेट्स से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब निकल जाए तो स्टेप नंबर 4 क्या होता है, गुडविल की कैलकुलेशन का। सो हियर गुडविल विल बी इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज। बेटा थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करिएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेजेज एंड नंबर ऑफ ईयर्स में। नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट्स के लिए यूज किए जाते हैं, कितने साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए यूज किए जाते हैं, फ्यूचर में इतने सालों तक मुझे ये प्रॉफिट होगा, ऐसा हमारा एजम्पशन होता है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यूएशन निकल कर आएगी। तो यहां पर हमने बात की बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, व्हेन देयर इज एडजस्टमेंट्स आर गिवन। और अगर एडजस्टमेंट गिवन ना हो तो जो ये प्रॉफिट गिवन है, दीज आर योर एक्चुअल प्रॉफिट्स एंड इन्हीं एक्चुअल प्रॉफिट्स को यहां लिखिए और वेट्स आपको दे ही रखे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए, वेटेड एवरेज वेटेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे, उसके आधार पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए और गुडविल की कैलकुलेशन करिए। फिर हमें ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है अगर एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है तो। और एडजस्टमेंट गिवन हो तो मैंने आपको बता दिया, आप इस मेथड को फॉलो करके चलेंगे। चलिए ये हुआ हमारा पहला मेथड कंप्लीट, उसका थ्योरी नोट मैंने आपको समझाया है। अब मैं मेथड नंबर 2 पर चलूंगा, उसके थ्योरी नोट के बारे में बात करूंगा, फिर मेथड नंबर 3 थ्योरी नोट के बारे में बात करूंगा, फिर एक एक क्वेश्चन तीनों मेथड का जो बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा एग्जाम के व्यू पॉइंट से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 2, मेथड नंबर 2, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। प्लीज स्टार्ट करने से पहले एक बार रिस्पॉन्स दे दीजिए, क्या आपको यहां तक समझ में आया कि समझ में नहीं आया? समझ आ गया सर, आ गया सर, वेरी गुड राहुल। चलिए तो मैं इसको रब कर रहा हूं और सेकंड मेथड की तरफ कंटिन्यू करता हूं। सेकंड मेथड का क्या नाम है जरा बताएं मुझे, सेकंड मेथड कौन सा डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? नेम ऑफ द सेकंड मेथड which we are going to be discussed. Write the name of the second method, super profit method, super profit method, super, you are very good। चलिए चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, क्यों हम इसको यूज करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या डिफरेंस रहा कि हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ जाना पड़ा। हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर। देखिए बेटा नेक्स्ट मेथड हमारा है सेकंड मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जिसका नाम ही सुपर है तो डेफिनेटली ये मेथड जो है हमारा फर्स्ट मेथड जो है उससे कुछ ना कुछ तो बेटरमेंट देगा, उससे कुछ ना कुछ तो बेटर रिजल्ट देगा। देखिए सुपर प्रॉफिट होते क्या है, बात करें तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक नॉर्मल फर्म, एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स होती हैं, नॉर्मल फर्म जितनी भी वर्किंग आउट करती हैं, काम कर रही होती हैं, वो जो भी प्रॉफिट कमा रही होती है वो उनके एक्चुअल प्रॉफिट होते हैं। लेकिन उन फर्म्स के प्रॉफिट को जोड़कर अगर हम कोई एवरेज सेट कर दे तो वो हमारा एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होनी चाहिए, क्योंकि हर एक फर्म अलग अलग तरीके से प्रॉफिट कमा रही है और अगर हर एक फर्म एक जैसा बिजनेस कर रही है तो उनके प्रॉफिट अलग अलग क्यों आ रहे हैं, इसका बेसिकली हमें रीजन पता हो। अगर वो अलग अलग प्रॉफिट कमा रही हैं तो हम उनसे एक एवरेज निकाल देते हैं और सेट कर देते हैं कि हर एक फर्म यदि इस प्रकार की इंडस्ट्री में काम कर रही है तो एटलीस्ट इतना प्रॉफिट उसे कमाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्री है, 5 फर्म सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है और पांचों फर्म के प्रॉफिट कुछ इस प्रकार से है। ले लेते हैं एग्जांपल ए बी सी डी और ई, ये 5 इंडस्ट्री हैं, 5 फर्म्स हैं एक पार्टिकुलर